क्या दोस्तों आपको पता है 22 मार्च 2021 को किस राज्य ने अपना 109वां स्थापना दिवस मनाया? इथेनॉल नीति रखने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान कहां शुरू किया गया है? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 24 मार्च 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, 22 मार्च 2021 को किसने अपना 109वां स्थापना दिवस मनाया? 22 मार्च 2021 को अपना 109वां स्थापना दिवस मनाया है बिहार राज्य ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिहार राज्य। और जब बिहार राज्य ने स्थापना दिवस मनाया है तो बिहार से जुड़े कुछ क्वेश्चन की भी चर्चा कर ले। बिहार राज्य का गठन कब किया गया था? 22 मार्च 1912 के दिन तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बिहार राज्य का गठन किया गया था। तो यह हमें याद रखना है, 22 मार्च 1912 के दिन दोस्तों बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बिहार राज्य का गठन किया गया था। और वर्ष 2021 के बिहार दिवस समारोह का विषय क्या रखा गया है? इसी साल के यह बिहार दिवस समारोह की थीम रखी गई जल जीवन हरियाली। क्या? जल जीवन हरियाली। और आप मैप में देखिए दोस्तों, यहां पर है यह बिहार, और बिहार किन किन राज्यों से सटा हुआ है? तो यहां पर है यह दोस्तों नेपाल। कौन सा है? यहां पर है नेपाल। यहां पर हमारा भारत देश का सबसे बड़ा राज्य आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश, और यहां पर है झारखंड, यहां पर है वेस्ट बंगाल। ओके, तो देखो, और जब हम बिहार को याद करते हैं तो बिहार से जुड़ा हुआ यह चंपारण सत्याग्रह भी आज हम याद कर ले। चंपारण सत्याग्रह किसके नेतृत्व में, कहां और कब हुआ था? गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में हुआ था। और गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। यह फैक्ट भी आपको याद रख लेना है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? हमारे वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं। और बिहार राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। इमेज में आप देख सकते हैं। और बिहार से जुड़े कुछ फैक्ट के भी आज चर्चा कर ले। तो बिहार जो पूर्वी भारत का एक राज्य है, भारत में यह जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, और यह क्षेत्र के हिसाब से 12वां सबसे बड़ा राज्य है। और यह पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल, और पूर्व में पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग से, और दक्षिण में झारखंड से घिरा हुआ है। यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया कि यहां उत्तर में वो नेपाल से सटा हुआ है, पूर्व में पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, और दक्षिण में झारखंड, यहां पर दक्षिण में झारखंड, और यहां पश्चिम में उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। और बिहार के 3 मुख्य सांस्कृतिक क्षेत्रों में मिथिला, मगध और भोजपुर शामिल है। और राज्य की आधिकारिक भाषाएं हिंदी और उर्दू है। और बिहार के इतिहास की भी बात कर ले, क्योंकि जब बिहार का गठन किया गया है 22 मार्च 1912 को, तो प्राचीन भारत में बिहार के क्षेत्र को शक्ति, सीखने और संस्कृति के केंद्र के रूप में जाना जाता था। और भारत का पहला साम्राज्य जिसे मौर्य साम्राज्य कहा जाता है, उसका उदय मगध से हुआ था। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश, और यहाँ मौर्य एम्परर, और मौर्य एम्परर का जो यहाँ शासन काल का जो क्षेत्र है वो यहाँ बताया गया है। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 6 बाघों के लापता होने के कारण कौन सा बाघ अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में रहा है? 6 बाघों के लापता होने के कारण एक बाघ अभ्यारण्य सुर्खियों में रहा, और इस बाघ अभ्यारण्य का नाम है रणथंभौर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रणथंभौर। लेकिन रणथंभौर किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान राज्य में अवस्थित है। नमदाफा,
अरुणाचल प्रदेश में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में और सरिस्का वो भी राजस्थान राज्य में स्थित यह बाघ अभयारण्य है। तो देखो, रणथंभौर बाघ अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान राज्य में। और राजस्थान में कितने बाघ अभयारण्य है? तो 3 बाघ अभयारण्य है राजस्थान में। एक है रणथंभौर, दूसरा है सरिस्का और तीसरा 2013-14 के आसपास इसे घोषित किया गया वो है मुकंदरा हिल्स। यानी कि राजस्थान में यह 3 बाघ अभयारण्य अवस्थित है। और रणथंभौर बाघ अभयारण्य राजस्थान राज्य में कहां स्थित है, उनका लोकेशन भी आप याद रख लो। तो राजस्थान के पूर्वी भाग में करौली और सवाई माधोपुर जिले में अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर यह रणथंभौर बाघ अभयारण्य अवस्थित है। और रणथंभौर बाघ अभयारण्य की बात करें तो इस बाघ अभयारण्य को रणथंभौर के किले से अपना नाम प्राप्त हुआ है और माना जाता है कि इस किले का इतिहास 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। जुलाई 2020 में सार्वजनिक जनगणना परिणामों के अनुसार भारत में 2967 बाघ है, जबकि अकेले रणथंभौर में 55 बाघ मौजूद है। तो यह बहुत ही बड़ी संख्या मानी जा सकती है। तीसरा क्वेश्चन, इथेनॉल नीति रखने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? इथेनॉल नीति रखने वाला देश का पहला राज्य बन गया है बिहार राज्य। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिहार। और बिहार के बारे में मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बताया, लेकिन बिहार से जुड़े कुछ नए फैक्ट की भी चर्चा इसी क्वेश्चन में ही करेंगे। चलिए बात करते हैं बिहार की। तो बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लॉन्च की, जिससे बिहार ऐसी नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य हो गया है। और गन्ना और मक्का इथेनॉल उत्पादन के लिए 2 इनपुट होंगे। बिहार गन्ने की खेती में समृद्ध है और राज्य में भी मक्का उत्पादन की प्रचुरता है। और किशनगंज, अररिया, कटिहार, खगड़िया, भागलपुर और समस्तीपुर सहित कोसी और सीमांचल क्षेत्रों के कई जिलों देश में मक्का की कुल उपज का लगभग 30% योगदान करते हैं। यानी कि यहाँ गन्ने और मक्का की कृषि की व्यापक उपलब्धता को देखते हुए बिहार में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। तो बिहार की बात करें, लोकेशन तो आपने याद रख ही लिया है। अब बात करते हैं कुछ नए फैक्ट की। तो बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार की ओर से लोकसभा सीटों में प्रतिनिधित्व है 40 सीटों का। और बिहार की ओर से राज्यसभा सीटों की संख्या है 16। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन? जेम्स स्टीफन। और बिहार के राजकीय प्रतीक की भी बात कर ले तो बिहार का राज्य पशु है बैल, बिहार का राज्य पक्षी है गौरैया। और हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? यदि आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और बिहार का राज्य फूल है गेंदा, बिहार का राज्य वृक्ष है पीपल। तो बिहार की राज्य भाषा 2 है, जैसा कि मैंने बताया, हिंदी और उर्दू। चौथा क्वेश्चन, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसको प्रदान किया जाएगा? वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। बोले तो बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता भी। और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की यह 100वीं जन्म जयंती हम 26 मार्च को मनाने जा रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश का दौरा करने वाले हैं। तो इसी अवसर पर वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। और 2019 का गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है काबूस बिन सैयद अल सैयद को। तो देखो, दोनों की बात करते हैं। 26 मार्च 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ढाका की यात्रा से ठीक पहले यह शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान पहले राष्ट्रपति थे और बाद में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी बने और उन्हें राष्ट्रपिता या मुजीब कहा जाता है बांग्लादेश में।
और गांधी शांति पुरस्कार 2019 के विजेता सुल्तान कबूस आधुनिक अरब दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेता थे और जनवरी 2020 में उनका निधन हो गया था और तब भी मैंने आपको इस महान हस्ती के बारे में बताया था। और गांधी शांति पुरस्कार की बात करें तो यह एक अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार है जिसे महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है और यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इसे गांधीवादी विचार को श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और यह पुरस्कार वर्ष 1995 में मोहनदास गांधी की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च किया गया था। और हमारे इसरो को भी दोस्तों यह गांधी शांति पुरस्कार मिल चुका है, हमारे इसरो संस्थान को, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। पांचवा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अतिरिक्त या अधिक अनुदान के साथ अनुपूरक अनुदान का प्रावधान किया गया है? तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 115 के अनुसार अतिरिक्त या अधिक अनुदान के साथ अनुपूरक अनुदान का भी प्रावधान किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुच्छेद 115। और हाल ही में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यह अनुच्छेद सुर्खियों में क्यों रहा? तो देखो, हाल ही में लोकसभा ने वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांग के दूसरे भाग को पारित कर दिया है और यह अनुदान वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले संसद द्वारा प्रस्तुत और पारित किया जाता है। और संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 115 के अंतर्गत अतिरिक्त या अधिक अनुदान के साथ अनुपूरक अनुदान का प्रावधान किया गया है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 116 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान का निर्धारण से संबंधित है। छठा क्वेश्चन, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है? 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार छिछोरे फिल्म को दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है छिछोरे फिल्म। वर्ष 2019 के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है और सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म वर्ष 2019 के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई और छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। छिछोरे फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के साथ श्रद्धा कपूर, वरुण शर्मा, प्रतीक बब्बर, ताहिर राज मुख्य किरदार में नजर आए थे और इस फिल्म का निर्देशन किसने किया था? नितेश तिवारी ने। और यहाँ छिछोरे फिल्म का पोस्टर इमेज में आप देख सकते हैं और इसमें एक अहम किरदार निभाया था दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत ने। और मलयाली फिल्म मरक्कर और अरबिका द लिंटे सिंघम को सर्वश्रेष्ठ मलयाली फिल्म का पुरस्कार दिया गया, जबकि सौनी रविंद्रा को सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहां हमें दो फैक्ट याद रखने हैं। एक तो मरक्कर और अरबिका द लिंटे सिंघम फिल्म जो एक मलयालम फिल्म है, उन्हें सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म का पुरस्कार दिया गया है और सौनी रविंद्रा को सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में सागर सरहदी का निधन हो गया, वे कौन थे? इमेज में आप देख सकते हैं सागर सरहदी का निधन हो गया। वो एक फिल्म पटकथा लेखक भी थे और निर्देशक भी थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए और बी दोनों। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। और सागर सरहदी की बात करें तो कभी कभी, सिलसिला और बाजार जैसी मशहूर फिल्मों के पटकथा लेखक और निर्देशक सागर सरहदी का मुंबई में निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। सागर सरहदी ने उर्दू में लघु कथाएं लिखने के साथ साथ अपना फिल्मी सफर वर्ष 1976 में यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी की पटकथा लिखने के साथ शुरू किया था। इमेज में आप देख सकते हैं कभी कभी फिल्म का पोस्टर। तो यश चोपड़ा की इस फिल्म का दोस्तों पटकथा लेखन किया था सागर सरहदी ने और वो एक अच्छे निर्देशक भी थे जिसका हाल ही में निधन हो गया है। आठवां क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय ध्वज का अपमान दंडनीय अपराध माना गया है? राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत राष्ट्रीय ध्वज का अपमान दंडनीय अपराध माना गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी।
और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 सुर्खियों में क्यों रहा? तो देखो, मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक बेहद अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज का चित्रण करने वाला एक बड़ा केक काटना और फिर उसे खाने को दंडनीय अपराध नहीं माना जा सकता है। और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत राष्ट्रीय ध्वज का अपमान दंडनीय अपराध माना गया है। और इसीलिए दोस्तों, यह घटना की वजह से यह क्वेश्चन सुर्खियों में आया। 25 दिसंबर 2013 को कोयम्बटूर में क्रिसमस का जश्न मनाने के लिए आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में 6 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा एक केक कथित तौर पर काटा गया था, जिस पर लगी आइसिंग से भारतीय मानचित्र और तिरंगा झंडा बनाया गया था। इमेज में आप देख सकते हैं, जिसके बीच में एक अशोक चक्र बना था, जिसे काटा गया और इसी के कारण यह हाई कोर्ट में मामला गया था। नवा क्वेश्चन, फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान किसने शुरू किया है? फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान शुरू किया है ताइवान देश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ताइवान। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने हाल ही में चीन द्वारा ताइवान से अनानास के आयात पर प्रतिबंध की निंदा करने के लिए ट्विटर पर फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान शुरू किया है। और इस प्रतिबंध के बाद ताइवान के अनानास भी इस क्षेत्र में एक राजनीतिक प्रतीक बन गए हैं। और ताइवान की राष्ट्रपति कौन है? त्साई इंग वेन। कौन? त्साई इंग वेन ने भी एक सोशल मीडिया पर अभियान शुरू किया है, जिसका नाम क्या है? ईट ताइवान्स पाइनएप्पल अंटिल यूथ बर्स्ट। तो दोस्तों, ताइवान की राष्ट्रपति ने भी यह पाइनएप्पल से जुड़ा हुआ अभियान हाल ही में लॉन्च किया है। और यह अभियान अपने नागरिकों को स्थानीय अनानास की खपत बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। और ताइवान के रेस्तरां ने भी अपने व्यंजनों में अनानास को शामिल किया है, जिसकी दोस्तों यदि निर्यात नहीं हो सकती है तो आप भी खाइए और तब तक खाइए जब तक आपको अच्छा न लगे। तो इसी तरह का ताइवान ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। 10वां क्वेश्चन, पबजी एंटी टेरर 2021 अभ्यास कौन आयोजित करेगा? पबजी एंटी टेरर 2021 नामक एक युद्ध अभ्यास आयोजित करेगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है SCO। इस साल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री एक्सरसाइज पाकिस्तान में होने जा रही है। और इस बार एक्सरसाइज का नाम पबजी एंटी टेरर 2021 रखा गया है। और यह पाकिस्तान के उस पबजी इलाके में होने जा रही है जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में है। 11वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के किसानों ने फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट शुरू किया है? हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के किसानों ने फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट शुरू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। और इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, फ्रूट से बनी हुई यह केक। ग्रामीण महाराष्ट्र में फल उत्पादकों ने पारंपरिक बेकरी निर्मित केक के बजाय एक स्वस्थ विकल्प के रूप में ताजे फल के केक को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव मूवमेंट शुरू किया है। इमेज में आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत यह केक। और मूवमेंट के हिस्से के रूप में किसान, उनके परिवार और काश्तकार के विभिन्न संगठन विशेष कार्यक्रम मानते हुए तरबूज, कस्तूरी अंगूर, नारंगी, अनानास और केले जैसे फलों का उपयोग करते हुए स्थानीय रूप से बनाए गए केक को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और यह महाराष्ट्र में जब महत्वपूर्ण अभियान चलाया गया है तो महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, और वो वर्तमान में गोवा राज्य के भी राज्यपाल है। और महाराष्ट्र की राजधानी का नाम मुंबई, और महाराष्ट्र के 18वें चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। तो यह फैक्ट आपको पता ही होंगे, लेकिन आज कुछ नया सीख ले। कलसूबाई पहाड़ी महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 1646 मीटर है। और मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी भी है। और मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट बंदरगाह महाराष्ट्र के 2 मुख्य बंदरगाह है। और गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार है। और महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य लावनी, तमाशा, गफ्फा और मौनी है। 12वां क्वेश्चन, 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? 21 मार्च को विश्व कविता दिवस भी मनाया गया, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस भी मनाया गया और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस भी मनाया गया। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपर्युक्त सभी। और तीनों महत्वपूर्ण दिवस की हम चर्चा करें
तो सबसे पहले बात करते हैं यह वर्ल्ड पोइट्री डे की। विश्व भर में कविता के पठन, लेखन, प्रकाशन और अध्यापन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व कविता दिवस यानी कि वर्ल्ड पोइट्री डे मनाया जाता है। और यूनेस्को ने पहली बार 1999 में पेरिस में अपने 30वें आम सम्मेलन के दौरान 21 मार्च को विश्व कविता दिवस के रूप में अपनाया था। और जब यूनेस्को ने यह विश्व कविता दिवस मनाया तो यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 को। और दूसरा महत्वपूर्ण दिवस है अंतरराष्ट्रीय वन दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्री। 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाने की घोषणा 2012 में खाद्य और कृषि संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। और इसका उद्देश्य वनों के महत्व और योगदान के बारे में विभिन्न समुदायों में जन जागरूकता पैदा करना है। और तीसरा महत्वपूर्ण दिवस है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। प्रति वर्ष 21 मार्च को विश्व स्तर पर डाउन सिंड्रोम वाले लोगों के अधिकारों, समावेश और कल्याण के लिए सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और इस वर्ष विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस का विषय मतलब थीम क्या रखी गई है? वी डिसाइड। क्या? वी डिसाइड। इसी थीम के साथ विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 2021 मनाया गया। और इस दिन को पहली बार वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र में मनाया गया था। 13वां क्वेश्चन, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है जापान की जानी मानी बैडमिंटन शटलर नोजोमी ओकुहारा ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, नोजोमी ओकुहारा। इमेज में आप देख सकते हैं महिला एकल का खिताब जीत लिया है नोजोमी ओकुहारा ने। लेकिन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है ली जी जिया ने। क्या? ली जी जिया ने। और वो किस देश के हैं? मलेशिया के हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप बर्मिंघम में संपन्न हुई और मलेशिया के ली जी जिया ने पुरुष एकल का खिताब जीता, जबकि जापान के नोजोमी ओकुहारा ने योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। 14वां क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ मिलकर पैसेज अभ्यास आयोजित किया? भारतीय नौसेना ने बहरीन देश की रॉयल नौसेना के साथ मिलकर यह पैसेज एक्सरसाइज आयोजित की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बहरीन देश। 18 मार्च को भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत फारस की खाड़ी में, कहां पर? फारस की खाड़ी में रॉयल बहरीन नौसेना कार्वेट अल मुहर्रक के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया। और पैसेज नियमित रूप से भारतीय नौसेना द्वारा मैत्रीपूर्ण विदेशी नौसेनाओं की इकाइयों के साथ एक दूसरे के बंदरगाहों पर जाकर या समुद्र में एक यात्रा के दौरान आयोजित किया जाता है। और इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? अंतर संयोजकता को बढ़ावा देना तथा भारत और बहरीन दोनों की प्रतिबद्धताओं को दर्शाना है। 15वां क्वेश्चन, ISSF वर्ल्ड कप में भारत के लिए यशस्विनी ने कौन सा पदक जीता है? ISSF वर्ल्ड कप में भारत के लिए यशस्विनी ने स्वर्ण पदक जीता और हमारे देश का गौरव बढ़ाया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोल्ड मेडल। और यहां आप देख सकते हैं यशस्विनी देसवाल को। यशस्विनी देसवाल ने अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप राइफल, पिस्टल, शॉटगन के महिला 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। एक अन्य भारतीय निशानेबाज जिसका नाम है मनु भाकर, मनु भाकर ने 236.7 अंकों के साथ रजत पदक जीत लिया है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, सुर्खियों में रहे मार्क रुट्टे निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री है? मार्क रुट्टे किस देश के? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री है और चौथी बार वो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बन गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था नीदरलैंड। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है हर्षद कलब, चौधरी मेहुल, नैना शर्मा रमेश, अक्षय सांगोद, पारगी अनिल, अनिल कुमार बोडात, केतनाबेन राठौड़, बारैया पायल। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है नीदरलैंड। तो फ्रेंड्स,
गद्देश्वरी इन्फोटेक, स्टीफन प्रकाश, राठौड़ हरपाल सिंह, विपुल गेमिंग, चोसला सागर भाई, हितेश परमार और परेश लादवा। सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है नीदरलैंड मार्क रुट, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। और उर्वशी कोटवाल, अश्विन पालास, राजेश भरवाड़, कांति दलवाड़ी, पटेल दिव्या, सतीश कुमार मीना, वासन सुरेश और कुरिया माधवी। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। सशस्त्र बलों के पीछे की सेना के रूप में किसको जाना जाता है? सशस्त्र बलों के पीछे की सेना के रूप में किसको जाना जाता है? सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों, हाल ही में एक महत्वपूर्ण दिवस भी मनाया गया। यदि आपको याद है, पिछला वीडियो आपने ध्यान से देखा है तो आंसर तो पता होगा। आंसर लिखिए, फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और वीडियो वाकई में अच्छा लगा है तो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।